हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी जीआरसी के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 हल करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा जयमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, घटना चक्र से सभी प्रश्न फ्रेंड्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें हमारा टॉपिक है जयमंडल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जयमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, जयमंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है बायोस्फीयर। तो आइए देखते हैं जयमंडल यानी बायोस्फीयर से संबंधित सबसे पहले प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए दिया है आपका, पर्यावरण की भिन्नता वनस्पति और जंतुओं के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है। बी कह रहा है कि पर्यावरण की भिन्नता प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। सी कह रहा है कि पर्यावरण की भिन्नता समाज के लिए घातक है। और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कथन सही है, बाकी हमारे 3 क्या हैं, ये गलत हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्या है ये, पर्यावरण की भिन्नता वनस्पति और जंतुओं के लिए क्या होती है, असमान वितरण के लिए उत्तरदायी होती है। यही हमारा कथन राइट है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग टॉपिक को, सारे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। फिर इसके बाद मिक्स प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जैसे आपको एग्जाम में सभी प्रश्न इंक्लूड मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा था कि जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है आपका एक पर्यावरणीय इकाई है, बी है आपका एक सामुदायिक इकाई है, सी है एक जलवायु का अध्ययन है, एवं डी है एक वनस्पति का अध्ययन है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न नंबर 2 का बी होगा। फ्रेंड्स, कौन सा, बी हो जाएगा। यह क्या है, एक सामुदायिक इकाई। क्या, जीवों के विषय में ये क्या कथन सही है, बाकी हमारे कथन गलत है। कौन कौन से, ए सी डी गलत है, केवल एक राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि जीवोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। ए स्थलीय वनस्पति, बी दिया है स्थलीय जीव जंतु, और सी दिया है स्थलीय जलवायु, डी दिया है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी स्थलीय जलवायु। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि जीवों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है आपका, यहाँ स्थलीय बनावट निश्चित होती है। बी दिया है यहाँ जंतुओं और वनस्पति की प्रधानता होती है। सी है यहाँ उत्तम जलवायु होती है। डी दिया है यहाँ मानव व्यवसाय उत्तम होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग प्रश्नों को थोड़ा सा, ठीक है, पॉज करके भी देख लीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा। ये नहीं कि मैं केवल उत्तर बताते चले जा रहा हूँ, आप लोग बस आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए, प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपने इस टॉपिक को क्लियर किया है तो ज़रूर से इसका आंसर आप लोग लगा पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जंतु और वनस्पति की क्या होती है, प्रधानता होती है। कहाँ पर, जीवों के विषय में। ठीक है, यह बात जो कही गई है सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जीव कटिबंधों का विभेदन निम्नलिखित में से किस कारक से निर्धारित होता है। ए जहाँ पर्यावरण असमानता होती है, बी जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु मिलते हैं, सी कह रहा है कि जहाँ पर्यावरण उत्तम होता है, और डी कह रहा है जहाँ मानव परिश्रमी होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जहाँ पर्यावरण असमानता होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जीव कटिबंधों का विभेदन होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, दो विभिन्न जीवों के मध्य विभाजित क्षेत्र को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। दो विभिन्न जीवों के मध्य जो विभाजित क्षेत्र होता है उनके बीच का, उसे क्या कहते हैं। ये दिया है संक्रमिका पट्टी कहते हैं, या परिवर्तित पट्टी कहते हैं, या निष्क्रिय पट्टी, या बंजर पट्टी। तो फ्रेंड्स, उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है, दो विभिन्न जीवों के मध्य का जो विभाजित क्षेत्र होता है अलग अलग, उसे हम लोग कहते हैं संक्रमिका पट्टी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप स्थलीय जीवों में शामिल नहीं करेंगे। ए
घास के मैदान, बी रेगिस्तान, सी टुंड्रा और डी दिया है काई और ली चेन। तो फ्रेंड्स जीओम के अंत स्थलीय जीओम की बात आ रही है, तो स्थलीय जीओम में देखिए आपका जो है घास का मैदान भी आता है, रेगिस्तान भी आ जाएगा, टुंड्रा भी आ जाएगा, लेकिन काय देखिए ये क्या होते हैं, ये जल के होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है घास के मैदान जीओम का विस्तार निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य, घास के मैदान की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, घास के मैदान की बात हो रही है कि जीओम का विस्तार जो होता है किन अक्षांशों के मध्य होता है। ए है आपका 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, या बी कह रहा है आपका, बी कह रहा है कि 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, और सी कह रहा है कि 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, एवं डी कह रहा है कि 50 से 55 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान का जो जीओम का विस्तार होता है, यह आपके 30 अंश से 40 अंश जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो दोनों गोलार्ध होते हैं, ठीक है, कि दोनों गोलार्धों में 30 अंश और 40 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, यही हमारा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर किसका? प्रश्न नंबर क्या था हम लोगों का? 8 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में गलत युग्म बताइए। गलत आपको बताना है। देखिए कुछ देश दिए हैं और उनके सामने घास के मैदान दिए हैं, उनको बताना है कि कौन सा घास का मैदान सही सुमेलित नहीं है उस देश से। ए है आपका ब्राज़ील दिया है इसमें कैंपास, और बी दिया है अर्जेंटीना पंपास, सी दिया है अफ्रीका प्रियरी और डी दिया है ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए हमारा ऑप्शन ए राइट है, बी भी राइट है, सी हमारा राइट नहीं है और डी राइट है। अफ्रीका में देखिए क्या होता है आपका सवाना, जो सवाना होती है घास के मैदान, वो होती है उत्तरी अफ्रीका में, और जो प्रेरी है ये उत्तरी अमेरिका में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? उत्तरी अमेरिका में ये प्रेरी होती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, कौन सा? अफ्रीका वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए घास के मैदान जीओम महाद्वीपों के मध्य भाग एवं समुद्र से दूर हैं। बी कह रहा है कि घास के मैदान जीओम महाद्वीपों के पश्चिमी भाग एवं समुद्र से दूर हैं। सी कह रहा है कि घास के मैदान जीओम महाद्वीपों के मध्य भाग एवं समुद्र से निकट हैं। डी कह रहा है कि घास के मैदान जीओम संघन जनसंख्या के भाग है। देखिए फ्रेंड्स, जियोग्राफी थोड़ा सा लोगों को लगता है टफ है, लेकिन टफ नहीं है, इसे आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हो आप उसको नक्शे के माध्यम से भूगोल को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तभी आप उसको सही से कर पाएंगे उन सभी प्रश्नों को। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। आपको एकदम सीधा सीधा प्रश्न नहीं मिलेंगे, इस तरह से थोड़े से घुमावदार प्रश्न ही मिलेंगे आपको देखने को आपके आने वाले एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा कथन केवल सही है, कौन सा? ए नंबर का प्रश्न। बाकी 3 हमारे बी सी डी गलत हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है रेगिस्तान मरुस्थलीय जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ए है आपका यह शुष्क जलवायु के क्षेत्र हैं। बी दिया है यह कमजोर पारिस्थितिकी को दर्शाते हैं। सी है यह नम जलवायु के क्षेत्र है। और डी दिया है यह वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यह कमजोर पारिस्थितिकी को दर्शाते हैं। कौन? रेगिस्तान जो मरुस्थलीय जीवों होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, रेगिस्तान मरुस्थल की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए यह विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्धों में स्थित है। बी यह कर्क और मकर रेखा के पास दोनों गोलार्धों में स्थित है। सी यह कर्क और मकर रेखा के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित है। तथा डी यह उपयुक्त सभी गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल हमारा सही कथन चुनना है इसमें, तो हमारा ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। कौन सा? ऑप्शन बी, यह कर्क और मकर रेखा के पास दोनों गोलार्धों में स्थित है। कौन? रेगिस्तान मरुस्थल। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तकला, ठीक है, तकला मकान मरुस्थल, यह एक नाम है, एक मरुस्थल का नाम है तकला मकान। यह कहाँ पे स्थित है? ए दिया है आपका अफ्रीका में, बी दिया है जापान, सी दिया है चीन, डी दिया है अरब में। तो फ्रेंड्स तकला मकान जो मरुस्थल है आपके चाइना में है, यानी कि चीन में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चीन में, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए आपको इसमें कथन दिया है, ठीक है, कथन दिया है और उसका जो उसमें व्याख्या की गई है उसे आपको देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है। ए आपका दिया है इसमें, तो ए आपका कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में वर्षा कम होती है, तापमान अधिक होता है और रातें ठंडी होती हैं। और आर देखिए उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है, यहाँ पौने नीचे उतरती हैं। क्या ये सही कह रहा है ए के बारे में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है कि सही है, आर गलत है, बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक फ्रेंड्स, यही राइट आंसर भी होगा, क्योंकि ए हमारा सही भी है और आर जो है एकदम सटीक इसकी व्याख्या करता है, किसकी? ए की। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। टुंड्रा जियोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यहाँ सफ़ेद और हल्के रंग के जीव मिलते हैं, बी, यहाँ वातावरण अनुकूल मिलता है, सी, यहाँ वातावरण कठोर मिलता है, डी, यहाँ पूरे साल सूर्य का प्रकाश रहता है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा जियोम के बारे में जो बातें बताई गई हैं, देखिए कौन सा सही है। ए देखिए क्या कह रहा था, यहाँ सफ़ेद और हल्के रंग में जीव मिलता है, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए आपको गलत जोड़ा बताना है, ठीक है, आपको गलत जोड़ा बताना है। तो देखते हैं, देखिए ए दिया है आपका रेगिस्तान, इसमें दिया है जेबरा। तो यही तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, गलत तो पहले ही मिल गया, गलत ही बताना भी था। देख लेते हैं आगे भी गलत तो नहीं है। घास के मैदान एंटीलोप, ये राइट है। टुंड्रा नियत तापी स्तनधारी, ये भी सही है। टुंड्रा ध्रुवी लोमड़ी, ठीक है, यहाँ ये सभी मिलते हैं तीनों में। लेकिन जो ये रेगिस्तान दिया है, सभी लोगों को पता है कि रेगिस्तान में क्या होते हैं? ऊँट होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जीवों निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य मिलते हैं? ए, 30 डिग्री से 40 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, बी, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, सी, 30 डिग्री से 45 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, या डी, 35 से 45 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स कौन सा? ऑप्शन सी होगा। 30 डिग्री से 45 डिग्री जो होता है अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में क्या होते हैं? भूमध्य सागरीय जीवों में मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा प्रश्न नंबर 17 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जीवों में स्थित है कहाँ पर? ए है आपका महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, बी है आपका महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, सी है आपका महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर, और डी दिया महाद्वीपों के दक्षिणी किनारों पर। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए होगा। जो भूमध्य सागरीय जीव होते हैं आपके महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इसी तरह के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं में आपके कॉन्सेप्ट भी छिपे होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो प्रश्न होते हैं उसको तो आप लोग ज़रूर से देखिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा डीप होते हैं जो, उन्हें ज़रूर से आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऐसा ना हो कि जो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ इससे आप लोग सोचें कि नहीं इस तरह के तो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे इसी तरह के। आप लोग जो प्रैक्टिस किए रहेंगे इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले जीवों निम्नलिखित में से किन अक्षांशों में मिलते हैं? ए, 5 डिग्री से 15 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, बी कह रहा है कि 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में, सी कह रहा है कि 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, डी कह रहा है 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में।
तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा। 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होते हैं, दोनों गोलार्धों में और महाद्वीपों के पूर्वी भागों में मिलते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले जियोम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि पूर्वी भाग है, तो हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीव निम्नलिखित में से किन अक्षांशों में मिलते हैं। ए 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। बी 0 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। सी 0 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। एवं डी दिया है 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 20 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवों में जलवायु गर्म होती है, वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। बी कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवों में पौधों की ऊंचाई में ऊर्ध्वाधर स्तरीय मिलता है। सी कह रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवों में वनस्पति का उपयोग व्यापार के लिए हुआ है। और डी कह रहा है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवों कशेरुकीय प्राणी मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवों में वनस्पति का क्या होता है, उपयोग व्यापार के लिए हुआ, ये हमारा गलत है। बाकी हमारे ये भी और डी राइट है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न जीवों एवं उनमें मिलने वाले वनस्पति में गलत जोड़ा बताइए। ए है आपका भूमध्य सागरीय जीवोम, इसमें दिया है आपका यूकेलिप्टस। बी दिया है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ जीवोम, इसमें दिया है बबूल। सी दिया आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवोम जिसमें दिया है सागौन। और डी दिया आपका शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जीवोम जिसमें दिया है सातूत। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य सागर जीवों में यूकेलिप्टस ये राइट है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जीवों में बबूल ये भी राइट है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवोम सागौन तो ये हमारा गलत है। और डी दिया था शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जीवोम, तो ये हमारा राइट था, यानी कि गलत कौन सा है, सी। तो यही गलत जोड़ा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों एवं उनसे संबंधित जीवों का गलत जोड़ा बताइए। ए है आपका भूमध्य सागरीय जीवों मैरीना भेड़, इसमें आपको दिया है जोड़ा दिया है। और बी दिया है उष्णकटिबंधीय पतझड़ जीवों, इसमें दिया आपका हिप्पोपोटेमस। ठीक है, सी दिया आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र जीवों, इसमें दिया है सेंटीपार्ड्स। डी दिया आपका टैगा जीवों जिसमें दिया है सेविल। तो गलत जोड़ा आपको बताना है प्रश्न नंबर 23। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जीवों में आपका हिप्पोपोटेमस जो दिया है यह गलत जोड़ा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जलीय जीवों की नहीं है। ए जलीय जीवों का परिवर्तनशील होता है। सॉरी फ्रेंड्स, जलीय जीवों कम परिवर्तनशील होता है। बी दिया आपका जलीय जीवों में जीवों के स्वतंत्र विचरण में भौगोलिक अवरोधक बाधक नहीं होता है। सी जलीय जीवों में ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित नहीं होती है। डी दिया है जलीय जीवों में तापक्रम परिवर्तन अधिक प्रभावशाली होता है। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा हमारा जो नहीं पूछा है फ्रेंड्स, तो देखिए कौन सा, ये आपका सही है, बी भी सही है। डी जो दिया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी आपका गलत आंसर है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्थलीय जीवों की नहीं है। ए जीवों के विचरण में अनेक अवरोध आते हैं। बी दिया यहाँ तापक्रम परिवर्तन अधिक प्रभावशाली रहता है। सी दिया है यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निश्चित रहती है। डी दिया है यह परिवर्तनशील है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यह परिवर्तनशील नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्थिर जल जीवों में शामिल नहीं करेंगे। ए है आपका झील, बी दिया है तालाब, सी है आपका दलदल और डी दिया है झरना। तो क्या कहा है स्थिर जल। तो देखिए झील भी सॉरी फ्रेंड्स, क्या पूछा है, पूछा है आपका स्थिर जल जीवों में शामिल नहीं करेंगे। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स झील। तो ये तो हमारा हो जाएगा उसके अंतर्गत, तालाब भी, दलदल, झरना। झरना देखिए नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से आप किसे प्रवाहित जीवों में शामिल नहीं करेंगे। ए है आपका नदी, बी दिया है तालाब, सी दिया है झरना और डी दिया है नाले। तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा तालाब। ठीक है, बाकी नदी, झरने जो नाले होते हैं ये क्या है, प्रवाहित जीवों के अंतर्गत होंगे। तालाब होता है प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि यह आपका एक जगह होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि नीतलक, नीतलक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, दो ही ऑप्शन है इसमें, समुद्र की तल में रहने वाले जीव या बी दिया है समुद्र के तल पर रहने वाले जीव। तो फ्रेंड्स ऐसे जीव जो समुद्र तली में रहते हैं, ठीक है, समुद्र के तल में रहते हैं, वही हमारे नीतलक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्लवक जीव कहाँ मिलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, स्थिर जल में या प्रवाहित जल में या समुद्री तली में या समुद्र तट पर। तो प्लवक आपके कहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके स्थिर जल में मिलते हैं। ठीक है, प्लवक जो होते हैं आपके स्थिर जल में मिलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है समुद्री जीवों की विशेषता में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे। समुद्री जीवों की बात हो रही है, उसकी विशेषता में किसे नहीं शामिल किया जा सकता है। ए आपका सूर्य प्रकाश जल की ऊपरी सतह पर रहता है, जो सूर्य प्रकाश होता है जल की ऊपरी सतह पर रहता है। ठीक है, और बी दिया है 200 मीटर से अधिक गहराई पर अंधकार होता है। सी दिया है जल का तापमान 50 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये कौन सा, सी गलत हो जा रहा है। और डी देखिए क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि सतह पर प्लैंकटन जीव रहते हैं। तो ये प्लैंकटॉनिक जीव रहते हैं, ये तैरते हैं फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल राइट है, ये भी जो सतह पे प्लैंकटॉनिक जो जीव होते हैं वो तैरते ही हैं, ये राइट सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारा गलत क्या पूछा है, नहीं, तो नहीं में हमारा एक ही आ रहा है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है प्लैंकटन जीव समुद्री जीवों में कहाँ मिलते हैं। ए सतह पर, जैसा कि अभी अगले प्रश्न में देखा कि ये सतह पर क्या होते हैं, तैरते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है नेरिटांचल क्षेत्र के विषय में कौन सा कथन गलत है। नेरिटांचल का जो क्षेत्र होता है उसके विषय में 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा गलत है। ए है आपका यह उथला क्षेत्र है जो तट रेखा के क्षरण द्वारा बनता है। बी कह रहा है कि यहाँ ताप, प्रकाश, जल संरक्षण संचरण और आहार युक्त पौधे मिलते हैं। सी कह रहा है कि यहाँ अधिकांश जीव निवास करते हैं। डी कह रहा है यहाँ मुख्यतः 300 मीटर से 600 मीटर की गहराई पर मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 32 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यह हमारा गलत है, जो यह हमारा उसके विषय में बताया गया है नेरिटांचल के क्षेत्र के विषय में, प्रश्न नंबर 32 का जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है अप्रकाशित जीवों में पैलेजिक क्षेत्र होता है कौन सा। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भूगोल का पहली बार प्रैक्टिस सेट इसको देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा है कि कैसा प्रश्न आ गया, बहुत कठिन है, इस तरह के प्रश्न मिल रहे हैं। नहीं ऐसा आएगा, वीडियो को पॉज करके या बंद कर दिए होंगे, लेकिन जो लोग भूगोल पढ़े होंगे उन्हें समझ में भी आ रहा होगा और उसका आंसर भी लगा रहे होंगे। ठीक है, किसी किसी का आंसर नहीं जो पता होगा तो वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझ भी ले रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूगोल जो लोग पढ़े होंगे वो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो पहले वो अपने बेस को तैयार करें। मैं उनसे ये बार बार कहता हूँ कि पहले अपने बेस को तैयार करिए, फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है कि अप्रकाशित जीवों में पैलेजिक क्षेत्र होता है। ए है आपका 4000 मीटर गहरा, बी दिया है 6000 मीटर गहरा,
सी दिया है 5000 मीटर गहरा और डी दिया है 3000 मीटर गहरा। तो फ्रेंड्स जो अप्रकाशित जीव होते हैं, ठीक है, उसमें जो पैलेजिक क्षेत्र होता है उसमें जो उसकी गहराई होती है आपके 6000 मीटर गहरा होता है। कितना? 6000 मीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। अप्रकाशित जीवों में गंभीर, देखिए यहाँ गंभीर की बात आ रही है, गंभीर पैलेजिक क्षेत्र होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी गहराई से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इसमें आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर 6000 पे मत चले जाइएगा। ये गंभीर पैलेजिक क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, गंभीर पैलेजिक क्षेत्र, तो ये उससे अलग होगा। तो ऑप्शन है आपके पास 4000 मीटर गहरा, बी दिया है 5000 मीटर गहरा, सी दिया है 6000 मीटर गहरा, डी दिया है 3000 मीटर गहरा। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, देखिए जो गंभीर पैलेजिक क्षेत्र होते हैं वे 4000 मीटर गहरे होते हैं, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स इस टेस्ट का, तो देख लेते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या है। अप्रकाशित जीवों में मध्य पैलेजिक क्षेत्र होता है, कितना गहरा? ए है आपका 3000 मीटर गहरा, बी दिया है 1000 मीटर गहरा। तो फ्रेंड्स जो अप्रकाशित जीव होते हैं उनके मध्य जो पैलेजिक क्षेत्र होते हैं उनकी जो गहराई होती है आपकी मध्य की बात हो रही है, मध्य की बात हो रही है, ठीक है, न केवल जो पैलेजिक क्षेत्र हो रही है उसकी पूरी गहराई की न बात हो रही है, न उसके गंभीर क्षेत्र की बात हो रही है, उसके मध्य की बात हो रही है। तो मध्य में 1000 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा आपके जो टॉपिक था, हमारा क्या टॉपिक था? जल मंडल, सभी जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा हमने। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल के अंतर्गत जो भी टॉपिक आएंगे उन सभी टॉपिकों को हम लोग क्लियर करेंगे और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।